Next is where are the ATP and NADPH used? NADPH plus H plus is more correct. ओके, तो एटीपी और NADPH हमने लाइट रिएक्शन में, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, उसमें हमने बनाए थे। और आपको पता है उसके साथ ही O2 भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकला था वाटर की स्प्लिटिंग से। तो O2 तो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट हो जाता है, बट एटीपी और NADPH प्लस H प्लस जो है वो सिंथेसिस ऑफ फूड में काम आते हैं। और जो फूड के सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज। इसमें बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, और इसी को हम मिसनोमर एज अ मिसनोमर टर्म यूज करते हैं। उसका नाम होता है डार्क रिएक्शन। तो जो प्रोसेस होता है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट पर, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या थे? एटीपी और NADPH प्लस H प्लस, या फिर NADPH जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वो भी हमें सही मानना है। उसके साथ ही CO2 और H2O रिएक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं एज अ सबस्ट्रेट, ये यूज हुए थे। हमें ये वंडर होना चाहिए कि हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लाइट के प्रोडक्ट्स पर ही डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज डिपेंड करता है। तो हम सिंपली इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, जैसे लाइट अनअवेलेबल हुई तो बायोसिंथेटिक फेज कुछ टाइम तक तो चलेगा, बट बाद में ये स्टॉप हो जाएगा। और ये वापस स्टार्ट तब होता है जब हम वापस इसको लाइट देते हैं। ठीक है, तो कैन वी hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer? Yes, ये बिल्कुल मिसनोमर है। और ये क्यों मिसनोमर है? क्योंकि हम इसको कन्वेंशनली बोलते आए हैं। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं डार्क में नहीं चलता है ये, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थोड़ी देर बाद खत्म होने के बाद डार्क रिएक्शन रुक गया था। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं कि भी ये डार्क में होगा, अंधेरा मिलेगा तभी ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए ये मिसनोमर है। अब देखते हैं हम कि हाउ एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज। वी कैन वी सो अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O, जैसा कि रिएक्शन में हमने देखा था, और एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ था या फिर शुगर का फॉर्मेशन हुआ था। और उसके अलावा ये भी साइंटिस्ट का इंटरेस्ट था कि टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, ये किस तरह से रिएक्शन जो है वो होता है। और rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction or fixed? पहला प्रोडक्ट क्या था जब CO2 फिक्स होता है? तब just after World War II, among the several efforts to put radioisotope to beneficial use, क्योंकि World War II में आइसोटोप का यूज ऐसा ही होता था कि बम बनाने में और लोगों को मारने के लिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिशियल यूज है वो मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने C14 जो है रेडियो एक्टिव यूज किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस में, और इन्होंने स्टडी किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस कौन से एल्गा पर? क्लोरेला पर। ठीक है, सीनडेस्मस भी है बट क्लोरेला इज मोर कॉमन। ठीक है, और इन्होंने इस हेवी आइसोटोप का यूज करके पता लगाया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है। और इन्होंने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे भी इसका बताया, और इसलिए इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या फिर C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम से इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं PGA। इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। ये साइंटिस्ट ने ये भी ट्राई किया कि ये जो PGA है ये क्या ये अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स में भी बन रहा है क्या? सभी प्रकार के प्लांट्स में या अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ये फर्स्ट जो कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो PGA ही है? तो ऐसा नहीं था। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें 4 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक एसिड भी मिला जिसका नाम था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इसके आधार पर दो मेजर पाथवे, क्योंकि एक 3 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ कैटेगरी के प्लांट, और कुछ C4 प्लांट, मतलब 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहे हैं, तो इसके बेसिस पर दो मेजर पाथवे दिए गए, C3 पाथवे और C4 पाथवे। ओके, और इसके आधार पर ही C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो C3 प्लांट जो होते हैं वो मोर देन
90% ऑफ प्लांट्स आर C3 प्लांट्स, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला है। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है सपोज, और इसने कहीं ना कहीं एक कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव किया होगा। ठीक है, और अब इस जो फर्स्ट रिएक्टेंट होगा या फिर फर्स्ट सबस्ट्रेट होगा जिसने CO2 से रिएक्ट किया होगा, उसमें कितने कार्बन थे, सोचने वाली ये बात थी। तो जैसा हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है वैसा ही साइंटिस्ट के दिमाग में भी आया होगा। ठीक है, कि कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन ऑफ PgA, है ना। यहाँ पर तो हमें ये पता चल गया था कि PgA है। अब देखिए स्टडीज ने ऐसा, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, ऐसा शो किया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट जो रिएक्टेंट था, ठीक है, या फिर फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 था, ये 5 कार्बन वाला। इस 5 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल का नाम था वो था राइबुलोज, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। ठीक है, और इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, RUBP। ठीक है, अब देखिए बिस और बाई में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। बिस अगर हम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए बिस यूज किया जाता है। और बाई या फिर डाई, इसमें क्या किया जाता है, एक ही कार्बन पर अगर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं तो ये डाई फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये 5 कार्बन वाला कोई प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइंटिस्ट ने भी सोचा होगा। और इसके लिए बहुत लंबा टाइम इन्होंने लिया, तब जाकर ये कंक्लूजन पर पहुंचे। इससे पहले ये सोचा जाता था कि कहीं ना कहीं जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 रहा होगा वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड रहा होगा। और इन्होंने बहुत सालों तक ट्राई किया और पता चला कि ये एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं, जबकि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम है RUBP। नेक्स्ट इज केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का जो साइट होता है C3 प्लांट्स में, वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ मीजोफिल सेल्स, ऑफ मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो इनके स्ट्रोमा में ये चलता है। केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने इस पूरे पाथवे को ट्रेस किया और उसके अलावा ये बताया कि RUBP कैसे रीजनरेट होता है, शुगर कहाँ बनता है। शुगर ऑब्वियस सी बात है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में बनेगा। ठीक है, एक बात हमें ये याद रख लेनी है कि जो केल्विन साइकिल होता है वो सभी प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में चलता है, चाहे वो C3 हो या फिर C4 हो। इसमें 3 स्टेप्स हैं, पहले मैं NCERT से बता देता हूँ आपको, फिर थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन NCERT में दिया हुआ है बट वो हमसे होता नहीं है। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन जो होता है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो एज ए सबस्ट्रेट यूज होता ही है, वो किसके साथ जुड़ता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ जुड़ता है, जो कि कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और 5 कार्बन वाला ये है, और इसका एक मॉलिक्यूल जो कि 1 कार्बन वाला है, CO2 ऑब्वियसली 1 कार्बन वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना इस कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर जो एंजाइम आपके काम आएगा, अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, तो ये होता है रुबिस्को। ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और इससे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आयनिक फॉर्म को हम ग्लिसरेट बोलते हैं, है ना, और एसिडिक फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरिक एसिड। तो ये 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब फर्दर प्रोसेस जो होगा वो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, ATP और NADPH जो है वो टूटते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर NADP प्लस और ADP प्लस PI बनते हैं। तो ये रिडक्शन जो होगा उसके थ्रू यहाँ पर ट्राइओस फॉस्फेट बनते हैं। ट्राइओस फॉस्फेट में से कुछ जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में काम आते हैं, जो फर्दर सुक्रोज और स्टार्च बनाते हैं, और कुछ जो होंगे वो क्या करेंगे,
एटीपी सॉरी आरयूबीपी के रीजनरेशन में काम आते हैं और रीजनरेशन प्रोसेस में एक एटीपी का खर्चा होता है। यहाँ पर 2 एटीपी और 2 NADPH प्लस H प्लस इस रिडक्शन प्रोसेस में लगता है। अब इन्होंने ये तो समझा दिया इतना सा, ठीक है, बट ये होता कैसे है उसके लिए हम इस C3 साइकिल को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला है और इसका हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है CO2 के साथ, जो कि एटमॉस्फेयर से आई है। एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ इसका भी एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। 5 कार्बन तो RUBP के और एक कार्बन CO2 का, और यहाँ पर बनता है एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कीटो एसिड। यहाँ पर बनेगा अनस्टेबल कीटो एसिड, और ये कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला होता है। और इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब फर्दर यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन होता है और बनेगा 3 PGA। 3 PGA जो है वो कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि अनस्टेबल कीटो एसिड कितने कार्बन वाला था? 6 कार्बन वाला था। तो 3 कार्बन वाले PGA 2 बनेंगे, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है, इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, और बनता है 1,3 बाई PGA, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब इसके तीसरे नंबर के कार्बन पर एक फॉस्फेट था, अब फर्स्ट नंबर के कार्बन पर भी फॉस्फेट आ गया। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है। तो फॉस्फेट भी कितने चाहिए होंगे? 2। तो इसके लिए 2 एटीपी यहाँ पर खर्च होते हैं, और 2 एटीपी टूटते हैं 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। हर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा वो किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। तो इनके फर्स्ट फर्स्ट कार्बन पर ये फॉस्फेट आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्चुअल रिडक्शन, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर बनता है 3 PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन वाला है, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जब एसिड से एल्डिहाइड्स बनते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पर रिडक्शन करवाने के लिए मैं हाइड्रोजन 13 बाई PGA में जोड़ रहा हूँ, तो NADPH प्लस H प्लस से ये हाइड्रोजन आएंगे। इसके हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? NADPH प्लस H प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 NADPH प्लस 2 H प्लस में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज होगा, जो NADPH प्लस 2H प्लस है वो ऑक्सीडाइज होंगे, तो क्या बनेंगे? 2NADP प्लस 4H प्लस, ठीक है। और हर एक 2H प्लस किसको रिड्यूस करेंगे? 1,3 बाई PGA को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 2H प्लस ईच मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाई PGA को रिड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से बनेगा 3 PGL, 3 PGL। अब ये जो 3 PGL है ये वापस रीजनरेशन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लगेगा एक एटीपी। एक एटीपी का यहाँ पर खर्चा होता है, और एक एटीपी का खर्चा होगा तो उससे बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके। तो अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा रहा हूँ तो यहाँ पर कितने एटीपी लगे? 2 एटीपी यहाँ और एक एटीपी यहाँ, ठीक है। तो 3 एटीपी और उसके अलावा 2 NADPH प्लस H प्लस 2H प्लस रिक्वायर्ड होते हैं एक CO2 फिक्सेशन के लिए। अब मुझे बनाना यहाँ पर कितना है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है। तो 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मुझे फॉर्म करवाना है, तो यहाँ पर 6 कार्बन मुझे चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे 6 CO2 जो है वो फिक्स करवानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल को हमें 6 मानना है,
ठीक है, 1 इज इक्वल टू 6, तो 2 मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर 12 उनके मॉलिक्यूल्स मानने हैं, ठीक है, ताकि मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहुंचा सकूं और एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है वो बनवा सकूं। तो 1 मॉलिक्यूल की जगह 6 मॉलिक्यूल मुझे करना है, ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अनस्टेबल कीटो एसिड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसके कितने हो जाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स, और एटीपी कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे 12 NADPH प्लस H प्लस है तो यहाँ पर 12 H प्लस हो जाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर क्या होंगे कि 12 NADPH प्लस 24 H प्लस। अब सोच कर देखो कि इसमें कितने H प्लस हैं, 24 H प्लस है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है NADPH प्लस H प्लस, और इसने किसको रिड्यूस किया है, इस एसिड को रिड्यूस किया है, ठीक है। इधर भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 13 बाई पीजीए के 12 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 2 की जगह हमें 12 करना है क्योंकि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके 3 पीजीएल के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो किसके फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। बचे कितने 10 मॉलिक्यूल, ठीक है, 10 मोल्स यहाँ पर बचे हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब 30 कार्बन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक बात और याद रख लेनी है, कभी आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो यहाँ पर भी 12 जो H2O है वो रिलीज होते हैं, 12 H2O जो है वो रिलीज होते हैं इस रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं 10 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले, और इसमें क्या बनते हैं, RUMP बनता है। क्या बनता है, RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, या फिर राइबुलोज बाई 5 फॉस्फेट यहाँ पर बनता है। ये कितने कार्बन वाला होता है, 5 कार्बन वाला होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे 5 कार्बन वाले के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन से ये कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये रीजनरेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। आपको याद होगा हमने यहाँ पर कितना एटीपी लिया था जब एक कार्बन फिक्स कर रहे थे, तो एक एटीपी। अगर यहाँ पर एक को हमें 6 मानना है फिर, तो यहाँ पर क्या होगा 6 एटीपी रिक्वायर्ड होंगे, और क्या बनेंगे 6 एडीपी प्लस 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे ये किसको किसका फॉस्फोराइलेशन करेंगे, आरयूएमपी का, और इनके फर्स्ट नंबर पर फॉस्फेट जुड़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा आरयूबीपी बनेगा। क्लियर है। तो अब ओवरऑल हमें यहाँ पर ये देखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना था तो 18 एटीपी लगे और 12 NADPH प्लस H प्लस लगे। कैसे लगे, 12 NADPH प्लस H प्लस ये हो गए, है ना, 12 एटीपी और 6 एटीपी यहाँ पर, तो एटीपी कितने हो गए 18, और NADPH प्लस H प्लस कितने हो गए 12, ओके। और 1 CO2 फिक्सेशन के लिए 3 एटीपी और 1 सॉरी 2 NADPH प्लस H प्लस रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब हमें ये पूछा गया है, अब ये भी देख लो कि अगर हम एक CO2 फिक्स करवा रहे हैं, एक CO2 फिक्स करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितने टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल चाहिए होंगे, 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल चाहिए होंगे। तो मैंने 6 टर्न की जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है 6 मॉलिक्यूल्स हर एक के साथ लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस था जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी, ये एटीपी से लेकर जो NADPH प्लस H प्लस का यूज था ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया, और इन 3 PGL से RUBP तक का फॉर्मेशन जो हो गया ये कौन सा प्रोसेस होता है, रीजनरेशन प्रोसेस होता है। एक पॉइंट और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये जो RUBP कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर काम आता है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर काम आता है, ठीक है। और रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर जुड़वा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेज, CO2 के साथ अगर ऐड करवा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेज। ज्यादा एफिनिटी जो होती है ये इसकी रुबिस्को की वो CO2 के साथ होती है, बट अगर CO2 कम है और एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा है तो ये
रुबिस्को आरयूबीपी से किसको जुड़वा देता है? ऑक्सीजन को जुड़वा देता है, जिसकी वजह से एक वेस्टफुल प्रोसेस रिजल्ट होता है जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ये हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब है जब कार्बोक्सिलेशन हुआ है आरयूबीपी का, और वो किसने करवाया है? रुबिस्को ने, जब वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। ओके, तो जैसा कि हमें पूरी प्रोसेस से पता चल गया कि एक CO2 फिक्सेशन के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, उसको बड़े ध्यान से हमें समझना है। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH यूज्ड इन द डायरेक्ट रिएक्शन दैट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। कहना क्या चाह रहा है समझो। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए मुझे NADPH प्लस H प्लस की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 12 NADPH प्लस 12 H प्लस, और कितने एटीपी रिक्वायर्ड है? 18 एटीपी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जैसे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था? फॉस्फोराइलेशन जो पढ़ा था उसमें क्या होता था कि एटीपी और NADPH दोनों बन रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे, है ना? तो इसमें पहले ये NADP प्लस की फॉर्म में था, तो ये कन्वर्ट हुआ था NADP माइनस की फॉर्म में। ठीक है, NADP माइनस की फॉर्म में। इसने 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिसीव किए थे और एक मॉलिक्यूल बना था NADPH प्लस H प्लस का। ठीक है, तो ये NADPH प्लस H प्लस भी बन रहे थे। और जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस था, तो उसमें मैंने बताया था कि 3H प्लस के साथ एक एटीपी बनता है, 3H प्लस के साथ एक एटीपी बनता है। यहाँ तो 2H प्लस के साथ एक NADPH प्लस H प्लस बन रहा है, और ये तो इनका रिक्वायरमेंट कितना है? 12 ही है, और इधर 3H प्लस के साथ एक एटीपी बन रहा है और इनका रिक्वायरमेंट 18 है, तो ये तो बड़ा डिफरेंस हुआ, ये 6 का डिफरेंस हुआ। अब देखिए, क्योंकि जो NADPH प्लस H प्लस है, वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या भी चलता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चलता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चलता है, फॉस्फोराइलेशन भी चलता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, ये जो डिफरेंस आया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, इसमें जो डिफरेंस आया है एटीपी और इनके नंबर में, एटीपी और किनके नंबर में? NADPH प्लस H प्लस के नंबर में, तो इनकी भरपाई ये करता है। कहने का मतलब ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी एटीपी बना रहा है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी एटीपी बना रहा है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर 18 एटीपी जो है की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जबकि NADPH प्लस H प्लस ओनली किसके थ्रू बनता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनता है। तो वापस लाइन पर आते हैं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, एक ग्लूकोज में कितने का अंतर आ रहा था? NADPH और ATP में 6 का अंतर आ रहा था। यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन में यूज हो रहे थे, और इसकी वजह से क्या, और ये डिफरेंस को कौन फुलफिल कर रहा था? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और वो एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज में आपको ये टेबल दिया हुआ है सिंपल सा, 6 CO2 रिक्वायर्ड होंगे, एक ग्लूकोज यहाँ पर बनेगा, 18 एटीपी और 12 NADPH प्लस H प्लस, 12 H प्लस अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ये बनेंगे 18 ADP और 12 NADP। तो ये हमने कंप्लीट किया पूरा C3 साइकिल। अब ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ पर है। हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन C3 साइकिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं? 3 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, और 3 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 9 ATP रिक्वायर्ड होंगे। NADPH
आपको पता है कि एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, तो फर्दर यहाँ पर क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल CO2 फिक्स करवाने हैं तो 6 NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज इन C3 साइकिल। ये C3 साइकिल के लिए ही है, ठीक है। तो माल्टोज आपको पता है कि ग्लूकोज का डाइमर होता है, ठीक है, डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपको पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए एटीपी कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 18। तो ये माल्टोज के लिए कितने हो जाएंगे, 36 एटीपी। इसी तरह से NADPH कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 12। तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, ये 24। तो ऐसे क्वेश्चंस हम C4 साइकिल जब कंप्लीट कर लेंगे तो और करेंगे, दोनों को कंपेयर करके। इतना आपको याद रखना है।